राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठक। भारतीय समुदाय से भी करेंगी बातचीत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के बिरनी में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और फरार 2 अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक 10 जून को। पूर्व सीएम और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। और भोपाल में चल रही SGFI खेलों में झारखंड की प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप में जीता कांस्य पदक। तालिका में झारखंड का खुला खाता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा पर हैं। भारत के किसी भी राष्ट्रपति का यह पहला सर्बिया दौरा है। राष्ट्रपति अपनी 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत बेलग्रेड में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगी, जो कि दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक और मित्रतापूर्ण संबंधों का एक प्रतीक है। भारत और सर्बिया के ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों और परस्पर सम्मान के संकेत के रूप में न्यू बेलग्रेड की 2 सड़कों का नाम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा न्यू बेलग्रेड में सावा घाट पर उनके नाम पर बनी सड़क पर स्थित है। भारत के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान वर्ष 2007 में आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रथम विश्व युद्ध के अज्ञात नायक के स्मारक पर भी जाएंगी। You can see the monument of the unknown hero. Here is the place. What's the name of Avala? For me, it's a beautiful place. How you see? You can see the whole Belgrade. It's the southeast side of the Belgrade. It's beautiful. You can only see it and the see how is the beautiful of the some nature of you see a lot of people, a lot of children, a lot of tourists come here. It's one of the important things what you can see here in Serbia, in one of the best place. बेलग्रेड से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित माउंट अवाला पर स्थित है द मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरोज। भारत की राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान इस स्मारक को भी विजिट करेंगी और इसका निर्माण 1934-1938 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सर्बियाई सैनिकों की याद में बनाया गया था और यहां से बेलग्रेड का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। अवाला पर्वत की चोटी पर स्थित ग्रेनाइट का यह भव्य स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। अवाला पर अज्ञात नायक का पहला स्मारक 1922 में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक कब्र के स्थान पर बनाया गया था। बाद में 1938 में अज्ञात हीरो के लिए आधुनिक स्मारक बनाया गया। यहाँ से बेलग्रेड शहर और उसके आसपास का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। राष्ट्रपति की आगामी यात्रा को लेकर के न सिर्फ भारतीयों में बल्कि सर्बिया के लोगों में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जब पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति यहाँ पर यात्रा कर रहा है तो उसे देखते हुए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि इससे हमारे जो ऐतिहासिक संबंध हैं उन्हें मजबूती मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वहां पर सहयोग के दरवाजे और खुलेंगे। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन एमए खान के साथ दूरदर्शन के लिए बेलग्रेड, सर्बिया। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 दिवसीय सूरीनाम यात्रा संपन्न हुई। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। सूरीनाम में आर्य दिवाकर और विष्णु मंदिर के दर्शन किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने।
और इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने मेरियनबर्ग में 1902 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मेरियनबर्ग के गैवलिन हाल्डन स्मारक को 1902 के मेरियनबर्ग की शहीदी की याद में 2006 में बनाया गया। राष्ट्रपति ने सूरीनाम में भारतवंशियों के लिए सामुदायिक स्वागत समारोह में भारतवंशी समुदाय को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच वार्ता के निष्कर्षों पर संतोष व्यक्त किया। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर 2 मिनट का मौन रखा और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि सूरीनाम में प्रवासी भारतीय देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो मैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर में भारतीय आगमन की 150 वर्ष पूरी होने का समारोह में शामिल हुई तो मैं ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गई कि कैसे सूरीनाम ने अपनी संस्कृति, परंपरा और भाषा को 150 वर्ष तक जीवित रखा है। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मानने के लिए यहाँ होने मेरे लिए और मेरे प्रतिनिधि मंडल के लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक समूह के नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बिम्स्टेक की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर समूह के नेताओं ने संदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बिम्स्टेक फ्रेमवर्क भारत की प्रतिबद्धता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिम्स्टेक समूह क्षेत्रीय विकास के लिए भारत की वचनबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बिम्स्टेक फ्रेमवर्क भारत की प्रतिबद्धता है। इसके अंतर्गत समानता और मित्रता की भावना और संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। उन्होंने कहा कि समुद्री सहयोग समझौते के वर्तमान प्रयास और पूरे क्षेत्र में मोटर वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता हमारी सामूहिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और समृद्धि के लिए बंगाल की खाड़ी के महत्व को स्पष्ट करता है। 1997 में स्थापित बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड सहित 7 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय ढाका में है। सीबीआई की टीम आज भी ओडिशा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेगी। सीबीआई ने इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज किए हैं। इस रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। 88 हो चुकी है और 205 मृतकों की शनाख्त का काम भी पूरा हो चुका है। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी हम ये देना चाहते हैं कि एम्स अब एकमात्र अस्पताल है जहां दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं और उनकी शिनाख्त भी परिजन वहीं कर सकते हैं। उन्हें किसी और अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 200 घायलों का इलाज जारी है। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई दुर्घटना की परिस्थितियों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच कर रही है। दूसरी तरफ कमिश्नर रेल सुरक्षा भी अपना काम कर रहे हैं और हादसे के सबूत एकत्रित कर रहे हैं। रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से इंकार करते हुए संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के संकेत दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिला प्रशासन से एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद मौत मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस मामले में फरार अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। घटना न हो इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना है। और अभी बात किए एसपी से भी बात हुई है तो जो भी अभियुक्त थे उनके द्वारा जो कहा गया कि सबकी अरेस्टिंग हुई है और मैंने बहुत जल्द इस घटना के मैंने उस अभियुक्त पर भी जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई भी होगी। तो गोवा में आयोजित G20 देशों की फाइनेंस ट्रैक की बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक ऋण कमजोरियों के
प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया, जो कि अधिक स्थिर और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोगी प्रयास पर जोर देने जैसा है। बैठक में सदस्य देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आज भी ये सभी प्रतिनिधि वैश्विक वित्त अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बनी राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक आगामी 10 जून को होगी। श्री सोरेन के मोरहाबादी स्थित आवास में होने वाली बैठक में सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और आमंत्रित सदस्यों को मंत्रिमंडल समन्वय समिति की ओर से आमंत्रित किया गया है। इस समिति का गठन करीब 7 महीने पूर्व किया गया था और औपचारिक रूप से समिति की यह पहली बैठक होने जा रही है। बिहार में बालू के अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने धनबाद, हजारीबाग समेत बिहार के पश्चिम बंगाल के 24 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई पूरी कर ली है। इस दौरान ईडी ने बालू कारोबारियों के झारखंड स्थित ठिकानों से 2 करोड़ से अधिक की नगद राशि बरामद की है और लगभग 6 करोड़ रुपए के एफडी और निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। बहुमंजिला अपार्टमेंट हो और उसके सभी फ्लैट झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को आवंटित किया गया हो, ऐसा भगीरथ प्रयास केंद्र सरकार की ओर से झारखंड समेत देश भर में किया जा रहा है। देखते हैं रांची से यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को घर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत रांची पौष इलाकों में निर्मित 4 मंजिला अपार्टमेंट एक साथ सैकड़ों गरीब परिवारों का आशियाना बना है। पहले हम लोगों को कच्चे मकान में रहते थे, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। बारिश में भी दिक्कत होता था, हम लोग को पीने का पानी दूर दराज से लाना पड़ता था और क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसा कच्चा मकान था कि हम लोग को किसी को घर पे लाने के लिए भी एक बार हम लोग शर्माते थे। पर मोदी जी हमारे लिए इतना अच्छा मकान दिए, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग बेझिझक हर कोई को अपने घर पे लाते हैं। हमारे घर बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, मोदी हमारे भी तारीफ करते हैं, मोदी जी का भी तारीफ करके जाते हैं कि वहाँ हर चीज़ का तो दिखते ही था, लेकिन अब यहाँ तो सब चीज़ का सुविधा है, लेटरिन है, बाथरूम है, छोटा सा किचन उसी में लगा के दिया है, तो अभी तो सुविधा ही है, उतना दिक्कत नहीं होता है। और अब है कि थोड़ा सा हम लोग का ये दिक्कत होता है कि कहीं जाते हैं तो उतना चिंता नहीं लगता है। कभी प्लास्टिक के घर में रहने को मजबूर रांची की सुनीता देवी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक फ्लैट आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से इतनी बड़ी सौगात मिलने की खुशी इनके बातों से स्पष्ट रूप से झलकती है। आजकल दुनिया में बहुत जगह फ्लैट है, हम लोग कैसा जिंदगी कटेगा, हम लोग का तो सोच नहीं पाए कि ऐसा मकान बना सकते हैं। आगे हम लोग का कहीं घर था ना, हम लोग का कहीं रहने का व्यवस्था था। अब जो मोदी जी के अकवाल से हम लोग भी आजकल फ्लैट में रह गए, अपना मकान है, इसी में लेटरिन है, पैखाना है, इसी में हर चीज़ है, आदमी का सुखी से रह रहे हैं, सीढ़ी से जा रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं। मोदी जी के हम नमस्ते करते हैं कि मोदी जी हम लोग का धन्यवाद दिए। पढ़ाई करने के लिए दिक्कत होता था और दोस्त भी आते नहीं थे घर पे, बोलते थे घर ऐसा है वैसा है, तो इसी वजह से अब फ्लैट मिल गया, उससे कुछ बहुत राहत है, सुविधा है और पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है फ्लैट में। प्रदीप के साथ ऐसी मजबूरी थी कि वे दिन भर ऑटो चलाते थे और घर नहीं होने के कारण रात में ऑटो में ही सो जाते थे। आज केंद्र सरकार की ओर से उन्हें भी पक्के मकान का तोहफा मिल गया है। खुशी इस बात की है कि जागरूक लोगों ने अपार्टमेंट को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने का भी जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है। दिन भर गाड़ी चलाते थे, गाड़ी में आगे सोते थे, जगह नहीं बनता था, टेम्पो में जैसे भी होता था वैसे एडजस्ट कर लेते थे हम अपना। और जब से अभी प्रधानमंत्री योजना मिला है तो जो भी है जैसा भी है, एक रूम एक किचन एक बाथरूम है, तो उसमें एडजस्ट हो जा रहा है। सोच नहीं सकते थे कि हमको भी इस तरह की फ्लैट हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह के बना करके देंगे। और वो देने के बाद हम लोग बहुत ही खुशी तो वो जाहिर है कि मैं आपके सामने इजहार नहीं कर सकता हूँ, उतनी मेरे मन में और हमारे परिवारों में खुशी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को शुरू किया गया था। देश भर में इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम आय वर्ग समूह के लोगों को कम कीमत पर घर मुहैया कराया जा रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की सेंट्रल टीम इन दिनों जांच के सिलसिले में रामगढ़ सदर अस्पताल के 3 दिवसीय दौरे पर है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन के तहत मानकों की जांच के लिए 4 सदस्यीय सेंट्रल टीम अपने 3 दिवसीय दौरे पर रामगढ़ पहुंची। इस टीम ने अस्पताल का गहन निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं और स्वच्छता का भी जायजा लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रामगढ़ सदर अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ की व्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसे जनता का विश्वास प्राप्त है। काफी लोग यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं और सभी सेवाएं निःशुल्क हैं, खासतौर पर गर्भवती माताओं, बच्चों के लिए और जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उन सभी के लिए जो भर्ती होते हैं यहाँ, उनके लिए पूरी तरीके से निःशुल्क सेवा है। चिकित्सक हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक काफी हैं और हम लोग बहुत अच्छी सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि रामगढ़ सदर अस्पताल राज्य में अकेला जिला अस्पताल है जिसको नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड इनक्वास के लिए नॉमिनेट किया गया है। वर्तमान में इनक्वास की टीम भी आ गई है जो इस अस्पताल का निरीक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अस्पताल के क्वालिटी को हम लोग उच्च स्तर का रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नॉमिनेट करके भेजा गया है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के लिए, और ये अकेला जिला अस्पताल है, झारखंड का अकेला जिला अस्पताल जिसको इनक्वास के लिए नॉमिनेट किया गया है। वर्तमान में इनक्वास की टीम भी आ गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि पूरे अस्पताल को इको फ्रेंडली बनाया गया है तथा यहाँ ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में काफी प्लांटेशन भी किए जा रहे हैं जिससे रोगी को ठीक होने में मदद मिलती है। तो हमारा प्रयास है कि इस अस्पताल की क्वालिटी को हम लोग उच्च स्तर का रखें। तो हम लोग इको फ्रेंडली बना रहे हैं, बना भी चुके हैं। यहाँ पर ग्रीन एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं। सारी चीजें चाहे वो एसी हो या मशीन हो, सभी कुछ सोलर एनर्जी से चल रहा है। 150 केवीए का काफी पावरफुल सोलर प्लांट यहाँ पर लगा है, इसलिए बिजली वगैरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। रामगढ़ सदर अस्पताल की सेवाओं से मरीज भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अस्पताल में इलाज कराने आए एक व्यक्ति ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। मौजूदा समय में यह अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर सुविधा दे रहा है। बताना चाह रहे हैं कि अभी के समय में जो सदर अस्पताल है प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर सुविधा सरकार के द्वारा सदर अस्पताल रामगढ़ में व्यापक रूप से यहाँ पर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सरकारी अस्पतालों को पहले कमतर आंका जाता था, लेकिन सरकार की सक्रियता से अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। इन अस्पतालों की सेवाएं और साफ सफाई आपको चकित कर सकती है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में 12 जून तक चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान चलाया जाएगा। जिले के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं, विशेषकर 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा कर उन्हें जागरूक करना है। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो, इसमें 10 से 19 वर्ष की किशोरी और महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इस रथ का रवाना किया गया, जो कि पूरे जिले के सभी प्रखंड पंचायतों में भ्रमण करेंगे। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। भोजन से संबंधित जोखिम, मानव स्वास्थ्य को हानि, आर्थिक समृद्धि, कृषि और सतत विकास जैसे मुद्दों का पता लगाने और उनके प्रबंधन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। सुरक्षा दिवस मनाने का मकसद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस खास दिन के लिए एक थीम तय करता है। इस साल यानी साल 2023 के लिए थीम है खाद्य मानव जीवन बचाते हैं। आज इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राज्यों के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है। इसकी शुरुआत 2018 और 19 से देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई थी।
गढ़वा जिले के मझियाओं कांडी मुख्य सड़क के घुरदाग के समीप आज एक बस के पलट जाने से उस पर सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय सरकारी अस्पताल और सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बस कांडी से गढ़वा आ रही थी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दुमका कन्वेंशन सेंटर में जेएसएलपीएस के तत्वाधान में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कौशल विकास पर 1 दिवसीय सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि पलायन का दंश झेल रहे इस जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की महत्व बहुत अधिक है। पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड सभागार में विधायक कमलेश कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ विभागवार समीक्षा बैठक की। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मुलाकात की। बाद में श्री तिर्की ने बताया कि मुख्य सचिव से कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। मुख्य सचिव ने उन्हें शीघ्र ही प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट कराने वाली है। इसके तहत ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने रिम्स के 17वें निदेशक के तौर पर पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले उन्होंने सेंट्रल इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि मरीजों को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना और रिम्स की व्यवस्था को सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मिशन लाइफ के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान किसानों सहित अन्य लोगों को मिलेट्स खरीफ फसल, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन विषय पर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही खरीफ फसल के बीज भी वितरित किए जा रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में कुल 97.83% विद्यार्थी पास हुए हैं। परीक्षा फल में कोडरमा जिला अव्वल रहा, जबकि हजारीबाग दूसरे स्थान पर और पूर्वी सिंहभूम तीसरे स्थान पर रहा है। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र से सटे सीमावर्ती बिहार के कुटुम्बा थाना क्षेत्र के महाराजगंज में अपराधियों ने एक व्यवसायी श्याम बिहारी प्रसाद को गोली मारने का असफल प्रयास किया। मिसफायर के चलते व्यवसायी की जान बाल बाल बच गई। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के एदलहातू में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक को 4 गोलियां लगी। इसके बाद आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जन शिक्षण संस्थान विकास भारती खूंटी द्वारा G20 जन भागीदारी पखवाड़े के तहत बिरसा कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान कॉलेज परिसर की साफ सफाई की गई। साथ ही कॉलेज के विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कांके प्रखंड के रेंडो और दुबलिया गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रेंडो में केले की खेती का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दूसरे किसानों को भी इस पद्धति को अपनाकर केले की खेती के लिए प्रशिक्षण दी जाएगी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर में बालाजी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के 6ठे दिन रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। रथ यात्रा राम मंदिर से शुरू होकर बिष्टुपुर के पोस्टल पार्क पहुंचा। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की कोई संकेत नहीं है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 10 जून तक मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने बताया कि कल से रांची समेत राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हीट वेव के हालात बन सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी होगी, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं कारोबार जगत की महत्वपूर्ण खबरें।
ओडिशा में आगामी 9 जून से 12 जून के बीच जनजातीय महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के बागबेड़ा हर हर गुट्टू की रहने वाली 11 वर्षीय सारोथी सरदार भी हिस्सा लेंगी। इस महोत्सव में योगा के लिए देश भर से 3 पुरुष और 3 महिलाओं का चयन हुआ है। बागबेड़ा हर हर गुट्टू की रहने वाली 11 वर्षीय सारोथी सरदार पिछले 2 सालों से परमार्थ योगा एंड मेडिटेशन सेंटर में योगा सीख रही हैं। सारोथी ने बताया कि उन्हें दोस्तों से योगा के फायदे के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने योगा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। मैं अभ्युदय पब्लिक स्कूल हर हर गुट्टू में पढ़ती हूँ। मैं स्टैंडर्ड 5 में हूँ और योगा सबको करना चाहिए, जिससे मुझे योगा स्वास्थ्य लाभ हुआ है। 5वीं कक्षा की छात्रा सारोथी के पिता शंकर सरदार टाटा स्टील में कार्यरत हैं। सारोथी सरदार को ओडिशा में आगामी 9 जून से 12 जून के बीच जनजातीय महोत्सव में हिस्सा लेना है, जिसके माध्यम से वे योगा से दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगी। इस जनजातीय महोत्सव में योगा के लिए 3 पुरुष और 3 महिलाओं का ही चयन किया गया है। महोत्सव में देश के 25 राज्यों के खेल प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 2 साल से योगा सीख रही हूँ और जनजातीय खेल महोत्सव में जमशेदपुर से मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो भुवनेश्वर में 9 से 12 जून तक होने जा रहा है। इधर परमार्थ योगा संस्थान की संचालक कुमकुम को भी विश्वास है कि सारोथी सरदार इस महोत्सव में बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य और जिले का नाम रोशन करेंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी की शुभकामना रहेगी तो वो जीत के भी आएगी वहाँ से। अभी वो झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि उसमें जो पोटेंशियल है वो आगे चल के अपने देश को भी रिप्रेजेंट करे एक दिन। उन्होंने बताया कि उनके संस्थान में प्रतिदिन 1.5 घंटा बच्चों को योग सिखाया जाता है। जो बच्चे गरीब हैं उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि सभी बच्चे स्वस्थ रहें और योगा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। परमार्थ योगा संस्थान की संचालक ने बताया कि उनके यहाँ प्रशिक्षण ले रहे 2 योगा प्रशिक्षु नेशनल प्लेयर भी हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में मेडल भी प्राप्त किया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की ओर से भोपाल में 66वां नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित किया जा रहा है। एथलेटिक्स के ट्रिपल जंप स्पर्धा में आज झारखंड की प्रीति लखड़ा ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। प्रीति ने 11.59 मीटर जंप लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही पदक तालिका में झारखंड का खाता भी खुल गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा। राष्ट्रपति एलेक्जेंडर के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठक। भारतीय समुदाय से भी करेंगी बातचीत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के बिरनी में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और फरार 2 अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक 10 जून को पूर्व सीएम और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। और भोपाल में चल रही SGFI खेलों में झारखंड की प्रीति लखड़ा ने ट्रिपल जंप में जीता कांस्य पदक। तालिका में झारखंड का खुला खाता।